नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झांसा के द्वारा जो रेलवे ग्रुप डी का गेस्ट पेपर लॉन्च की गई है उसके बायोलॉजी सेक्शन को अब इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का हमें पार्ट 3 होगा। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा 60वां प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न क्या कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दूसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने, तीसरा ऑप्शन कौन सा अरस्तु ने और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया चार्ल्स डार्विन ने। तो दोस्तों जो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसके प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने क्या किया था, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश और होता है एक धन आवेश। ठीक है, तो ऋण आवेश और धन आवेश के बारे में किसने बताया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बताया था। साथ ही फ्रेंड्स जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी किसके द्वारा खोज की गई थी, आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी और इसे भौतिकी का पिता भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और अरस्तु को क्या कहते हैं, हम जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 61वां प्रश्न हमारा होगा डैश एक समरूप अंग है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, लाबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, तीसरा ऑप्शन है कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर, चौथा ऑप्शन कौन सा गया मानव हाथ और बैल का पैर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कि लाबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल जो है ये एक समरूप रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या है समरूप अंग होता है। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें जो चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख होता है ये क्या होते हैं समजात अंग के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। और जो कुत्ते का पैर और डॉल्फिन की फ्लिपर होती है ये क्या होती है, आपको बताना है दोस्तों कि कुत्ते के पैर और डॉल्फिन की फ्लिपर जो होती है आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मानव के हाथ और बैल के पैर जो होती है दोस्तों ये क्या होती है समजात वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 61 का कि लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल जो होती है एक समरूप रंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा 62वां प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो दोस्तों इकोसिस्टम जो है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को किसने परिभाषित किया था। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है आर्थर टॉसले ने, दूसरा ऑप्शन है एल्विन हिंचल्सन ने, तीसरा ऑप्शन है रेमंड लिनमैन ने और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया चार्ल्स एल्टन ने। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है इसकी संकल्पना की परिभाषा क्या था, किसने दिया था, आर्थर टॉसले के द्वारा दी गई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स जो इकोसिस्टम होती है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा कि इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों चार्ल्स जो एल्टन है इन्होंने क्या किया था कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए कंसेप्ट विकसित किया था जिसे खाइए और जीने दीजिए कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा कि खाइए और खाने दीजिए का जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा होगा 63वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा ऑप्शन कौन सा गया परमाणु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बायोमास और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया सौर ऊर्जा। तो दोस्तों पौधे के जो विभिन्न अंग होते हैं वनस्पतियाँ होती है उसके जैविक अपशिष्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं बायोमास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बायोमास कहते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों अपशिष्ट क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में जो हमारा बच जाता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं धान से दौनी करते हैं, दौनी करने के बाद क्या होता है भूसी निकलती है। ठीक है, तो भूसी क्या होती है उसका एक अपशिष्ट पदार्थ होती है जो मतलब बेकार की चीज़ होती है जिससे हम यूज में नहीं लाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा था कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट जो है ये क्या कहलाते हैं, तो ये बायोमास कहलाते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा दोस्तों 64वां प्रश्न कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 2005 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। ठीक है, क्योटो नामक स्थान पर 2005 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसकी प्रभावी हुई थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों 65वां प्रश्न होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के
प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है इको एक्शन दिवस, दूसरा कौन सा हो गया माई प्लेनेट दिवस, तीसरा ऑप्शन है अर्थ डे, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया साइकिलिंग डे। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इको एक्शन दिवस जो है ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के जागरूकता को फैलाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या होगा 66वां प्रश्न दोस्तों क्या देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था। तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, तीसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने और चौथा कौन सा हो गया आयुष मंत्रालय ने। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2018 ईस्वी में ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की गई थी। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों 67वां प्रश्न होगा हमारा पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप होते हैं। तो दोस्तों ये समूह होता है हमारा जिसमें क्या होता है सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं। तो कौन से ऐसे जो समूह है जिसमें ये साधारण केंद्रिक संरचना वाले पौधे आते हैं हमको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन हो गया कौन सा टेरिडोफाइटा, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया थैलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है बैरोफाइटा, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा थैलोफाइटा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पादपों के समूह जो है जिसके अंतर्गत साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। दोस्तों ब्रायोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा में जो होता है पादप समूह को क्या बोलते हैं उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप समूह का उभयचर कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही टेरिडोफाइटा को भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह भी कहते हैं। ठीक है, अगला है जिम्नोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म में क्या होता है एक बीज होता है किंतु फल नहीं होता है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा पौधे का समूह है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो आपको बताना होगा कि जिम्नोस्पर्म जो होता है दोस्तों इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा होगा कि मशरूम एक क्या है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है अपंगक फफूंदी, दूसरा है कवक, तीसरा है जानवर और चौथा कौन सा हो गया पौधा। तो दोस्तों मशरूम जो होती है एक प्रकार की क्या होती है कवक होती है। ठीक है, और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मशरूम ही एक ऐसा कवक है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा को खाया जाता है और उसमें जो प्रोटीन होती है वो 48% होती है, यानी सबसे अधिक जो प्रोटीन होती है किसमें होती है तो मशरूम में ही होती है। सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन किसमें होती है दोस्तों मशरूम में होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मशरूम एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मशरूम को छोड़कर जितने भी कवक होते हैं वह सभी जहरीले होते हैं, इसलिए मशरूम को हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कवक होते हैं वो क्या होते हैं जहरीले होते हैं जिसका सेवन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा होगा निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इस बात को आप याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। तो आपके पास ऑप्शन है कारा, दूसरा ऑप्शन है रिक्सिया, तीसरा कौन सा हो गया वाल्वा, चौथा कौन सा हो गया स्पाइरोगायरा। तो दोस्तों इन 4 जो ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिक्सिया, ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि कारा, वाल्वा और स्पाइरोगायरा ये सभी जो होती है ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रिक्सिया किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो रिक्सिया जो होते हैं दोस्तों ये ब्रायोफाइटा पादप समूह के पौधा है इसमें आते हैं, और कारा, वाल्वा, स्पाइरोगायरा ये थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दोस्तों हमारा टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाए जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है पत्ते, दूसरा है फूल, तीसरा है जड़ और चौथा कौन सा हो गया तना। तो दोस्तों जो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं उसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या होते हैं फूल नहीं पाए जाते हैं, जबकि पत्ते, जड़, तना ये सभी पाए जाते हैं। दोस्तों टेरिडोफाइटा पादप समूह के पौधे में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है। फर्न जो होती है दोस्तों ये फर्न ये टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा होता है। साथ ही टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों लाइकोपोडियम के बीजाणु जो होते हैं इसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या हमारे पास 71वां प्रश्न होगा कि डैश संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। ठीक है,
तो आपके पास ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया शैवाल, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइटा जो है ये संवहनी उत्तक वाले पहले ज़मीनी पौधे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है यहाँ आप देखिए, इस समूह के पौधे में क्या होता है जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है दोस्तों कि पौधे जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण का जो अवशोषण करते हैं और उसका संवहन जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब साफ शब्दों में कहें दोस्तों तो जाइलम का काम क्या होता है, पौधे में जल को ऊपर ले जाना, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे आना, जल को पहुंचाने का काम और खनिज लवण को पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। वहीं पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन का निर्माण होता है इसका संवहन कौन करता है, फ्लोएम के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टेरिडोफाइटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 72वां प्रश्न होगा कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पुष्पों में होते हैं, पत्तियों में होते हैं, जड़ में होते हैं, और चौथा तना में होते हैं। तो दोस्तों जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं उसके प्रजनन भाग जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजियोस्पर्म जो होती है जिसे आवृत बीजी भी कहते हैं, जिसका प्रजनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, पुष्प होता है। ठीक है, और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं। साथ ही दोस्तों तना तथा पत्ती के संयुक्त रूप को प्ररोह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ररोह कहते हैं तना तथा पत्ती के संयुक्त रूप को। और फूल प्ररोह का रूपांतरण है जो पौधों का लैंगिक या प्रजनन अंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हमारा क्या है 73वां प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है कि रक्त डैश प्रकार का उत्तक का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्लड जो होती है वो किस प्रकार की उत्तक होती है आपको बताना है दोस्तों। तो ब्लड जो होती है एक प्रकार क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, रक्त क्या होती है, एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। रक्त को तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं रक्त को। और तरल संयोजी उत्तक जो होती है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तरल संयोजी उत्तक जो होती है किस अवस्था में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा कि तरल संयोजी उत्तक जो होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों इस उत्तक में क्या होता है कि मैट्रिक्स की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे मैट्रिक्स को प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है मैट्रिक्स की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा होगा 74वां प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है। तो आपके पास ऑप्शन है संवहनीय बंडल, दूसरा है त्वचा, तीसरा है हड्डी, चौथा कौन सा हो गया उत्तक की छाल। तो दोस्तों जो संवहनीय संयोजी उत्तक होती है वो कौन सी होती है, तो हड्डी जो है दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की संयोजी उत्तक होती है। दोस्तों हड्डी क्या है, एक प्रकार की संयोजी उत्तक होती है, यानी कि इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न हमारा होगा कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है कौन सा, अनारेखित या अनैक्षिक पेशी होती है। दूसरा कौन सा होता है, रेखित पेशी या ऐक्षिक पेशी होती है। तीसरा कौन सा होता है, हृदय पेशियाँ होती है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि पेशी उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनारेखित या ऐक्षिक पेशी, दूसरा होता है रेखित पेशी या ऐक्षिक पेशी, और तीसरा कौन सा होता है, हृदय पेशियाँ। ठीक है, इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा 76वां प्रश्न है कि डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो दोस्तों संवहन पुल कौन बनाते हैं, आपके पास ऑप्शन है जाइलम और स्थूलकोण उत्तक। दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, जाइलम और मृदुत्तक। तीसरा ऑप्शन हो गया जाइलम और फ्लोएम, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, जाइलम और दृढ़ उत्तक। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो होती है एक संवहन पुल का निर्माण करता है। इस प्रकार आप इसे याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है एक संवहन उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। ठीक है,
और दोस्तों जाइलम तथा फ्लोएम क्या होते हैं? तो जाइलम तथा फ्लोएम जो होती है एक जटिल उत्तक के प्रकार हैं, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जटिल उत्तक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम जो होती है जटिल उत्तक के प्रकार होते हैं। साथ ही जब अस्थायी उत्तक भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जटिल उत्तक कहते हैं। इस प्रकार जो होती है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार का एक प्रकार का जटिल उत्तक के प्रकार हैं। 77वां प्रश्न हमारा होगा इस वीडियो का, कह रहा है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है मृदुतक या पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है स्थूलकोण उत्तक या कोरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है कौन सा? बीजोतक या मेरिस्टेमेटिक, चौथा कौन सा है? जाइलम। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बीजोतक और मेरिस्टेमेटिक जो है ये इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि इसके द्वारा जो होती है ये उत्तक होता है, कौन सा? बीजोतक या मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक होती है ये एकमात्र पादप उत्तक होता है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 75वां प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों? घटते क्रम होता है, ठीक है। तो इस अवरोही क्रम में क्या कहता है हम लोग को व्यवस्थित करें? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, पहला जगत है, उसके बाद कुल है, उसके बाद वंश है, जाति, वर्ग, संघ, गण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया? जगत, गण, जाति, वंश, वर्ग, कुल और संघ। तीसरा ऑप्शन है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। चौथा है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो दोस्तों जो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में कह रहा है, तो घटते क्रम कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति जो है ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इसे बस याद रखिएगा, क्योंकि यदि आपको कंफ्यूज हो तो आप याद रख लीजिएगा कि पहले जगत आएगा, उसके बाद संघ होगा, उसके बाद वर्ग होगा, उसके बाद गण होगा, कुल होगा, वंश होगा और जाति होगा, ठीक है। ये किसने दिया था? तो लीनियस साहब ने दिया था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, ठीक है। मूल इकाई क्या है? तो देखिए जगत है कि जाति है, वंश है या कुल है। तो दोस्तों सजीव जीवों के वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? जाति होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सजीव जगतों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? जाति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो दोस्तों किसमें होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन? आपके पास ऑप्शन है लॉबस्टर, दूसरा है स्टारफिश, तीसरा है हाइड्रा, चौथा है केंचुआ। तो दोस्तों जो मुकुलन होता है वो हाइड्रा में होता है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। केंचुआ दोस्तों केंचुआ ये क्या होती है? द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव होता है, ठीक है। केंचुआ क्या होती है? द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव होती है। मेल तथा फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है। केंचुआ में क्या होता है? मेल और फीमेल जो होती है एक ही में होता है। और बात करें दोस्तों स्टारफिश की, तो स्टारफिश क्या होती है? एक लिंगी होते हैं, ठीक है। स्टारफिश क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और मेल तथा फीमेल जो होती है ये अलग अलग होते हैं। इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। किसमें? स्टारफिश में क्या होती है? लैंगिक प्रजनन होती है। और स्टारफिश में क्या होता है? रीजनरेशन की क्षमता होती है, यानी कि पुनः जो है जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। कौन? स्टारफिश। क्योंकि लैंगिक जनन होती है तो क्या होगा? रीजनरेशन कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि टैपवर्म फाइलम किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए, एस्केस हेलमेंथिस, दूसरा एनेलिडा, तीसरा कौन सा हो गया? प्लेटी हेलमेंथिस, चौथा कौन सा हो गया? निमेटोरा। तो दोस्तों जो टैपवर्म फाइलम होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? तो प्लेटी हेलमेंथिस से संबंधित होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटी हेलमेंथिस जो होती है ये किससे संबंधित होती है? टैपवर्म फाइलम से संबंधित होती है। दोस्तों इस संघ के अंतर्गत क्या होती है? फेबिस भोला, प्लेनेरिया, सिस्टोमा इत्यादि जीव आते हैं। और एनेलिडा जो संघ है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? केचुआ आते हैं, जोंक आते हैं, नेरिस इत्यादि जीव आते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनेलिडा संघ जो होती है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हमारे क्या है। प्रश्न क्या है कि इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मधुमक्खियाँ, मक्खियों के, तितलियों के और तंत्रियों और भौरों के। तो दोस्तों जो दांत होते हैं किसके पास होते हैं? तितलियों और भौरों के पास दांत होते हैं, जबकि मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ और तितलियों के पास दांत नहीं होते हैं, ठीक है।
मधुमक्खी, मक्खी तथा तितली में दांत नहीं होता है, जबकि तितलियाँ और भौरा में दांत होते हैं। भौरा कहाँ पर दोस्तों? फूल पर जो बैठते हैं, जो पतंग कीट हैं, उसे क्या बोलते हैं? भौरा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या कह रहा है कि BCG का टीका किस रोग से बचाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको BCG क्या होता है। एक टीका होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेटिक होती है। तो ये क्या करता है हमारे पास, तो BCG का टीका जब हम लगाते हैं तो ये क्या करता है? हमें क्षय रोग से बचाता है, ठीक है दोस्तों। इसका खोज किसने किया था? तो डायलमेट ग्यूटिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और अब बात करते हैं चेचक की। तो चेचक के टीका खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे तैयार की जाती है? आपके पास ऑप्शन है जेट्रोफा, दूसरा है करंज, तीसरा कौन सा सोयाबीन, चौथा कौन सा हो गया ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो बायोडीजल होती है उसको किससे तैयार करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी से तैयार करते हैं। कौन सा? जेट्रोफा से, सोयाबीन से और करंज से। इन तीनों से क्या होती है? बायोडीजल की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है? 85वां प्रश्न होगा, विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? चाइना में होता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। वही बात करते हैं दोस्तों विश्व में, तो विश्व में सबसे कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। और भारत में कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूक्ष्मजीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वो क्या है? दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार की फफूंद है, दूसरा कौन सा है? जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है या विषाणु है। तो दोस्तों जो सूक्ष्मजीव होती है जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित होता है वो एक प्रकार क्या होती है? जीवाणु होती है, ठीक है। वो एक प्रकार की जीवाणु होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारे पास, सुनहरे धान में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की और विटामिन डी की। तो दोस्तों जो सुनहरे धान होते हैं उसमें किसकी प्रचुरता अधिक होती है? मतलब कहने का ये हुआ कि सुनहरे धान में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों सुनहरे धान में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा कि सुनहरे धान में क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है देखिए, नर क्यूलिक्स, दूसरा है नर एनाफिलिस, तीसरा कौन सा हो गया? मादा एनाफिलिस, चौथा कौन सा हो गया? मादा क्यूलिक्स। तो दोस्तों जो मलेरिया परजीवी होता है इसमें क्या होती है? जो इसके परपोषी होते हैं वो कौन से होते हैं? मादा एनाफिलिस मच्छर होते हैं। इसी की वजह से जो होती है मलेरिया जीवी रोग होते हैं। दोस्तों ये रोग जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा? मलेरिया रोग किससे होता है? तो मलेरिया रोग जो होती है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में जाड़े के साथ बुखार आती है और RBC नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त की कमी हो जाती है। जो दोस्तों मलेरिया किसी को हो जाता है उसमें क्या होती है? RBC उसका नष्ट हो जाता है और उसकी रक्त की कमी उसके शरीर में हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो मादा एनाफिलिस वाहक मच्छर का वाहक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? आपके पास ऑप्शन है सूखा रोग, दूसरा हो गया सिफिलिस, तीसरा कौन सा हो गया? खसरा और चौथा कौन सा हो गया? बेरी। तो दोस्तों जो विषाणु जनित रोग होते हैं ये खसरा से संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि विषाणु जनित रोग कौन सा हो गया? खसरा एक विषाणु जनित रोग है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए, संधि दोष, गठिया, आमवात और कौन सा हो गया? आम्लिक हृदय। तो दोस्तों क्या होता है कि रक्त में जब यूरिक अम्ल की अधिकता होती है तो क्या होती है? गठिया का एक लक्षण मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 90 का बी प्रश्न हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों बस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। हम इसका लास्ट पार्ट लाएंगे यानी कि पार्ट 4 लाएंगे जिसमें कि पूरा बायोलॉजी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों बस हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।